सबसे पहले बात टारगेट किलिंग्स की। कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ताज़ा वाकया शोपियां में पेश आया, जहां 2 गैर मकामी लोगों को निशाना बनाया गया। महलुकीन की शिनाख्त राम सागर और मनीष कुमार की हैसियत से की गई है। दोनों का ताल्लुक यूपी से है। इस बीच हमले के कुछ घंटों के अंदर पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 2 हाइब्रिड मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। एक हाइब्रिड मिलिटेंट इमरान बशीर गनाई ममनुआ दहशतगर्द तंजीम LET से वाबस्ता है। उसी ने शोपियां के हरमेन इलाके में ग्रेनेड फेंका था। पुलिस तफ्तीश में जुटी है और छापे भी मारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ लेबर यहाँ रहते थे, काम करते थे, रेंट पर ले रहते थे। जैसे हम लोग देखे, आप लोग देख रहे हैं, तिरपाल हटा के CGI सीट के अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर थे, मारे गए। और उसमें से जो थ्रो किया, ग्रेनेड किया है, हैवी टेररिस्ट है, और उसको हम लोग रात में ही पकड़ लिए। और बहुत सारे ऐसा एविडेंस मिला है जिससे प्रूव होता है कि उसने ग्रेनेड थ्रो किया है। उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है। बाकी उसके साथ जो भी और लड़के साथ चलते हैं उसको भी अरेस्ट किया गया है। और हम लोग कॉर्डन सर्च जो हाईरोड बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं। और बहुत जल्दी जो मेन कल्प्रिट टेररिस्ट जो है, जिसके लिए काम करता है ये लश्कर तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। सर, कितने अरेस्ट हुए हैं अभी तक? अभी तो 2 अरेस्ट हुआ है। शोपियां टारगेट किलिंग के हवाले से विजय कुमार मीडिया से बात कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं। IGP कश्मीर ने शोपियां हरमेन का दौरा किया, जहां रात देर गए 2 गैर मकामी मजदूरों को कत्ल कर दिया गया। IGP कश्मीर ने कहा कि शोपियां में दोनों हमले दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा ने किए हैं। उन्होंने कहा कि शोपियां और पुलवामा के LET के कमांडरों की हिदायत पर ये हमले किए गए। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार हाइब्रिड दहशतगर्द के इनपुट पर पुलिस ने एक ठिकाने का सुराग लगाया है और ठिकाने में तलाशी कार्रवाई की जा रही है। हरमेन इलाके में 2 गैर रियासती मजदूरों की हलाकत के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ के बागात में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। और आप देख सकते हैं कि सेना के जवान हैं जो यहाँ पे गश्त लगा रखे हैं, क्योंकि आज लेफ्टिनेंट गवर्नर को शोपियान के दौरे पे आना है। वहाँ पे सिक्योरिटी जो यहाँ के आला अधिकारी है, अफसर्स है, उनके साथ भी मीटिंग होगी। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि तमाम जो रास्तों पे है यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जारी है। और गाड़ियाँ जो रोकी जाती है, जो सिविल गाड़ियाँ यहाँ से जाती है शोपियान की तरफ, उनको रोका जाता है। और तलाशी अभियान जो है अभी भी जारी है। और तमाम जो हमलावर है उनकी तलाश भी जारी है। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे एक लोकल जो ये बताया गया है कि वो हाइब्रिड मिलिटेंट है, उसको हिरासत में लिया गया है, उससे पूछताछ जारी है। इरशाद मलिक, न्यूज़ 18 नेटवर्क, शोपियान। LG मनोज सिन्हा के हाथों रूपल नागी की किताब का रस्म इजरा राजभवन के ऑडिटोरियम में हुआ। इस तकरीब में कई नामवर सियासी और समाजी शख्सियात मौजूद थी। इस मौके पर खिताब करते हुए LG मनोज सिन्हा ने टारगेट किलिंग की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। LG ने टारगेट किलिंग पर LG इंतजामिया को निशाना बनाने वालों को सख्त अल्फाज में जवाब देते हुए कहा कि माजी के मुकाबले हलाकतों में कमी आई है। मनोज सिन्हा ने यकीन दहानी कराई कि इस सपोर्ट सिस्टम को फरोग देने वालों के ताबूत में आखिरी कील ठोकी जाएगी। शोपियां में आतंकी हमले में शहीद हुए पूरन कृष्ण भट्ट जी तथा उत्तर प्रदेश के 2 श्रमिकों राम सागर एवं मनीष को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूंगा। दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं। जम्मू कश्मीर तथा देश के नागरिकों को भरोसा भी देना चाहूंगा कि इस हमले के जो मास्टरमाइंड हैं और उन्हें उकसाने वाले, निश्चित रूप से उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी जम्मू कश्मीर में अमन और तरक्की करना चाहते हैं, उनसे मैं कहता हूं कि बड़ी गलती की है आपने और उसकी कीमत निश्चित रूप से चुकानी पड़ेगी। जहां तक मैंने जिक्र किया, भी 3 दिन के अंदर ये घटनाएं हुई हैं। इस निर्मम हत्या का सवाल है। मैं उन आंकड़ों को दोहराऊं जो लोग ये बयान दे रहे हैं, तो कालिक कम पड़ जाएगी उनके चेहरे पर पोतने के लिए। लेकिन आज जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूं
जिन लोगों ने इस सूबे को लंबे समय तक चलाया है, ये लोगों को ध्यान रहना चाहिए कि 1998 ईस्वी के गांदरबल में बंधामा में 26 कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई थी। कौन था उस समय? 1998 में प्राणकोट उधमपुर में 26 लोग मारे गए थे। 1998 में ही चपनारी डोडा में 25 लोग मारे गए। 2000 में चटी सिंहपुरा में 35 सिखों की हत्या हो गई थी। 2000 में ही अमरनाथ यात्रा के दौरान 32 लोग मारे गए, जिसमें 7 हमारे मुसलमान भाई भी थे। लिट्टर में 17 लोग मारे गए। कासिम नगर में अनेक लोग मारे गए। एक एक घटनाओं का मैं जिक्र करूं। सवाल उठाया जा रहा है कि 370 हटने के बाद कहा गया था कि आतंकवाद समाप्त हो जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अगर आंकड़ों को देखेंगे तो काफी कमी आई है, लेकिन लोगों की अपेक्षा हमसे दूसरी है। ये मैं इस बात को जानता हूं, क्योंकि देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिस पर पूरी दुनिया और पूरे देश को भरोसा है। एक छोटी घटना भी लोगों को दहलाती है। लोगों की अपेक्षा यह है कि वे भी घटना नहीं होनी चाहिए। आतंकी संगठनों के सरपरस्तों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन की संख्या बढ़ी है। इकोसिस्टम किस तरह से समाप्त हो, इसकी कोशिश की जा रही है। और मैंने कहा पहले आपसे कि अब दूसरे देश के इशारे पर जम्मू कश्मीर में बंदी नहीं होती। स्कूल में बच्चे पढ़ाई करते हैं। किसी की दुकान और किसी का बिजनेस प्रतिष्ठान अब कोई जबरदस्ती जम्मू कश्मीर में बंद नहीं करा सकता। आम आदमी अमन चैन से रोजी रोटी कमाए, इसकी व्यवस्था करने में हम सफल हुए हैं। टेरर फंडिंग और रिक्रूटमेंट पर काफी हद तक अंकुश लगा है। सपोर्ट सिस्टम को चलाने वाले लोग, मैं कहना चाहता हूं कि उनकी ताबूत में आखिरी कील भी ठोंकी जाएगी। रूबल नेगी की किताब की रस्मी इजरा की तकरीब में वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने शिरकत की। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर बदल रहा है। जम्मू कश्मीर के एलजी की काविशों की बदौलत जम्मू कश्मीर दुनिया भर में अपना नाम रोशन कर रहा है। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हो रही तरक्की और बदलाव के लिए बीजेपी और एलजी जम्मू कश्मीर की सराहना की। उनका कहना है कि ये किताब नौजवानों के लिए मशाल राह होगी। उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरक्की और यहाँ की सकाफत के फरोग के लिए खवातीन से आगे आने की अपील भी की। जो बहन इस स्टेज पे बैठी है, जिन्होंने किताब लिखी है, और इस किताब से हमें यही पता चला कि उन्होंने किस कदर मेहनत की है और सारे हालात यहाँ पे बयान करके उन्होंने हमें इस बात से भी अवगत कराया कि हम कश्मीर के बाहर पूरे देश में जब देखते हैं तो स्लम्स की दुनिया कैसी होती है, वहां हमारे लोग कैसे रहते हैं, क्योंकि वो भी हम ही हैं, और उनकी हालत अब कैसे बदलनी चाहिए और हमारी गवर्नमेंट या आज के देश में वो कैसे बदल रहे हैं। ये इस किताब में जिस तरह से उन्होंने लिखा हुआ है और खुद यहाँ पे बताया, इससे हमें यही पता चलता है जब एक राइटर, एक ऑथर अपनी आंखों से सब कुछ देखता है, एक इंसान, एक आम इंसान जब देखता है, महसूस करता है, लेकिन उसको जगह नहीं दे पाता है, सफ़े करतास पे वो बिखेरता नहीं है वो अल्फाज जिस तरह से इन्होंने इस किताब में लिखा और हमें भी वो सारा बता दिया। मैं इनको मुबारकबाद पेश करती हूँ और खासकर ऑनरेबल एलजी साहब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि वो हमेशा जब भी उनके पास कोई आता है और वो देखते हैं कि ये इंटेलेक्चुअल है, आर्टिस्ट है, स्पोर्ट्स पर्सन है, वो किस कदर आज हमारा जम्मू कश्मीर पनप रहा है, हमारा नाम किस तरह से पूरे देश में और पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर का नाम हो रहा है, ये क्रेडिट जो जाता है हमारे एलजी साहब को जाता है।
अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने जनूबी कश्मीर में गैर मकामी लोगों के बेईमाना कत्ल की मजम्मत करते हुए कहा कि हमें इन शरपसंद अनासर के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ना चाहिए जो हमारी बरादरियों को तकसीम करना चाहते हैं। वक्त आ गया है कि हुकूमत इन कत्लों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, इन कत्ल गारत को रोका जाए जो पूरी इंसानियत का कत्ल है। टारगेट किलिंग्स को लेकर जहां हर तरफ से जो है वो कंडमनेशन आ रही है, हर तबके के लोग जो है वो इसको कंडम कर रहे हैं, और वहीं आज हमारे साथ अभी बात करने के लिए मौजूद है अल्ताफ बुखारी साहब जो कि अपनी पार्टी के जो है प्रेसिडेंट भी है, और इससे पहले भी वो यहाँ पे जो है महबूब मुफ्ती गवर्नमेंट में वो मिनिस्टर भी रहे हैं। उनसे बात करेंगे इन टारगेट किलिंग्स को लेके, वो इन टारगेट किलिंग्स को किस तरह देख रहे हैं। जी सर। देखिए, ये बहुत बदकिस्मती की बात है जहाँ तक ये किलिंग्स का सवाल है। ये इंसानियत की किलिंग है, ये नहीं, मैं नहीं कहूँगा ये कश्मीरी पंडित की किलिंग है या आज जो हुई है। इस वहशाना हरकतें जो हो रही हैं इनसे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे वो जम्मू कश्मीर के लोगों पे सितम ही ला रहे हैं, अजाब दा रहे हैं, और पूरे मुल्क में हम जम्मू कश्मीर के लोगों की छवि से खराब होती है। जितने हम शर्मिंदा है और दुख ज़दा है, मुझे नहीं लगता है इतना कहीं और, क्योंकि हमारे अपने मर रहे हैं, जो भी मर रहा है वो हमारे अपने मर रहे हैं। और सरकार को चाहिए कि कैफिर किरदार तक पहुंचाए इन लोगों को जो कातिल हैं, लेकिन इसे कोई किसी मज़हब की किलिंग ना कहें, ये इंसानियत की किलिंग है, ये किसी मज़हब के खिलाफ किलिंग नहीं है। मैं नहीं मानता हूँ, ये तो इंसानियत के खिलाफ है। क्या आप कहेंगे इसको, क्या आज क्या कहेंगे, क्या किया था वो कनौज के मजदूर ने। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हर तरफ से जो है वो इसको कंडम किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि कम्युनिटीज को आपस में जो है वो लड़ाने की यहाँ पे जो है कोशिश हो रही है, या भाईचारे को जख्म पहुंचाने की कोशिश हो रही है? देखिए, भाईचारे को जख्म तो कभी पहुंच ही नहीं सकता है। ये तो इससे बड़ी बड़ी कोशिशें की गई 1990 से, हमेशा कोशिशें की गई। जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा भाईचारे को मद्देनजर रखते हैं, और इसलिए मुझे नहीं लगता है। लेकिन इंसानियत का खून तो हो रहा है ना, बेगुनाहों का खून रोज बह रहा है, तो ये तो हमारे लिए अफसोसनाक चीज़ है। शर्मिंदा है हम लोग, हम सब शर्मिंदा है। मैं खुद शर्मिंदा हूँ, मैं नहीं ये कहूँगा कि नहीं, सब हम सब शर्मिंदा है, क्यों, इंसान है ना, हमारे ही भाई लोग हैं ना। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लद्दाख के खरदुंग में 4 सयाहों की मौत हुई है। सड़क पर फिसलन की वजह से ये वाकया पेश आया है। जरा के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। ताजा बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन थी, जिस वजह से 4 सयाहों की मौत हुई है। महलुकीन में बताया जा रहा है कि 3 दिल्ली से हैं और एक का ताल्लुक यूपी से बताया जा रहा है। तो लद्दाख से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर खरदुंग में 4 सयाहों की मौत हुई है। ताजा बर्फबारी की वजह से सड़क पर फिसलन, जिस वजह से यह वाकया पेश आया। 4 सयाहों की मौत हुई है, जिनमें 3 दिल्ली से और एक का ताल्लुक यूपी से बताया जा रहा है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे हमारे लद्दाख ब्यूरो चीफ मोरूप स्टेंजन से। मोरूप, इस पूरे मामले को लेकर के हमें पूरी तफसीलात दें। हाँ जी हाँ, जैसे कि आप लोगों ने सुना कि यहाँ जो एक दुखद खबर खरदोंगला से आया है, तो खरदोंगला में आज थोड़ा बर्फबारी हुआ, तो इस कारण जो 4 टूरिस्ट थे उनका जो सुबह सुबह ताज़ा बर्फ गिरा था, उसके कारण जो उनको उनकी गाड़ी फिसलने के कारण इन 4 का मौत हो गया। अभी मैं SNM हॉस्पिटल के बाहर हूँ, तो इनका 3 का डेड बॉडी पहुंच गया ऑलरेडी, और पुलिस कंफर्म ये है कि अभी सोर्सेज से पता चला 4 की मौत हो चुके हैं और एक का बॉडी अभी पहुंचना बाकी है। तो वजह ये बता जाता है लोकल की बाहर के जो लोग आते हैं उनको बर्फ पे चलने का थोड़ा एक्सपीरियंस नहीं होता है, या इसलिए जो उनकी गाड़ी थे वो फिसल के नीचे खाई में गिर गया, इस कारण इनका मौत हुआ। जी और ये बताएं कि ये तो पता चल गया है कि तीनों का ताल्लुक किस जगह से है। 3 दिल्ली से हैं और उनमें से एक यूपी से है, पर उनकी शिनाख्त हो पाई है कि उनके नाम कौन है, क्या उनके घर वालों को इतला की गई है? अभी तो पुलिस सिर्फ ये रेस्क्यू करने में लगा है, क्योंकि अभी तक पुलिस जो SDRF यूटी लद्दाख के SDRF टीम ने 3 बॉडी को यहाँ ला के मोर्चरी में रखा और एक का आना बाकी है। तो जहाँ तक मेरे पास पहले का नाम पहुँचा, इनका एक मोहम्मद फिरोज है, ये दिल्ली के रहने वाला है। इसी तरह एक
जैशान अहमद है, ये उत्तर प्रदेश के बताया जा रहा है। उसी तरह और आजम खान है, ये भी दिल्ली का बताया जा रहा है। और उसी तरह चौथा है रियाज अहमद, ये भी दिल्ली का बताया जा रहा है। तो ये टूरिस्ट है, ये लोग अपने गाड़ी में घूमने के लिए आया था और गाड़ी का नंबर भी नहीं मिला, लेकिन गाड़ी जो थार गाड़ी बताया जा रहा है जो जिनका एक्सीडेंट हुआ है। जी, और अब आपने बताया कि क्योंकि ताज़ा बर्फबारी हुई है और इस तरह की बर्फबारी में किस तरह से गाड़ी को किस रफ्तार पर चलाना चाहिए सयाहों को नहीं पता होती, टूरिस्ट को आमतौर पे। लेकिन जो टूरिस्ट वहां आते हैं, क्या इस तरह की कोई गाइडलाइन है जिससे टूरिस्ट को आगाह किया जाता है कि इस वक्त ये मौसम यहाँ पर है और इस तरह के गाइडलाइंस को फॉलो करना ज़रूरी है इन हादसों से बचने के लिए? हाँ जी हाँ, जब भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको हिदायत दिया जाता है कि 24 घंटे के लिए इनको एक्लेमेटाइज होने के लिए 24 घंटा रेस्ट करना होता है। और उसी तरह इनको जैसे बर्फ़ पे चलते समय किस तरह से चलना चाहिए, इन सब के बारे में हिदायत दिया जाता है। लेकिन फिर भी कभी बार ऐसे चूक जाता है, जैसे टूरिस्ट खुद अपने आप मतलब वहाँ जो बर्फ़ भरी इलाका पे चला जाता है, वो स्नो ठंड के जो स्नो का मज़ा लेने के लिए खुद चले जाता है। तो ऐसे स्थिति में जो ऐसे वाक़या पेश आते हैं जो उनके लिए बहुत नुकसानदार होते हैं। जी, और आप इस वक्त हॉस्पिटल के पास मौजूद है, क्या वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के भी कुछ अफसरान मौजूद हैं? जी हाँ, अभी यहाँ पर पुलिस वगैरह बॉडी लाया, लेकिन हम पुलिस के अधिकारी से भी बात करने की कोशिश किया, लेकिन वो बोलते हैं अभी छानबीन का विषय है, किस तरह से ये वाक़या पेश है, इनकी बात ही वो बता पाएंगे, बोल रहे। जी जी बिल्कुल, मोरू बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको लद्दाख से बता रहे हैं। खरदुंगला में 4 सयाहों की मौत वाक़ई हुई है। ताज़ा बर्फबारी की वजह से सड़क पर क्योंकि फिसलन रहती है और इसी वजह से यह वाक़या पेश आया है, जिसमें 4 सयाहों की मौत हुई है। 3 का ताल्लुक दिल्ली से बताया जा रहा है, जबकि 1 का ताल्लुक यूपी से। 3 की लाश बरामद कर ली गई है, जबकि ये तस्दीक हो चुकी है कि 4 की मौत हो चुकी है। लद्दाख के खरदुंगला में ये हादसा पेश आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये उस अस्पताल की जहां पर सयाहों की लाश पहुंची है। 3 सयाहों की लाश अभी तक पहुंची है, शिनाख्त हो चुकी है। 3 का ताल्लुक दिल्ली से और 1 का ताल्लुक यूपी से बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक जो है रेस्क्यू टीम सिर्फ 3 लाशों को बरामद कर पाई हैं। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला इस वजह से क्योंकि ताज़ा बर्फबारी हो रही है। अभी लद्दाख में खरदुंगला की ये बात हो रही है, जहां पर ताज़ा बर्फबारी की वजह से फिसलन पैदा हो गई है। और अक्सर जो है बाहर से आए हुए लोगों को, टूरिस्ट को नहीं मालूम होता कि इस तरह के मौसम में गाड़ी की रफ्तार क्या कुछ होनी चाहिए या किस तरह से इन सड़कों पर चलना चाहिए। इसी वजह से ये वाक़या पेश आया है। आगे बढ़ते हैं। कश्मीर रेल प्रोजेक्ट पर शुमाली रेलवे ने 10 किलोमीटर लंबी मेन टनल को आर पार करके एक और संग मील को अबूर किया है। 111 किलोमीटर लंबे कटरा बानिहाल रेलवे ट्रैक पर बेशतर रेलवे टनलों की खुदाई का काम मुकम्मल किया गया है। सुंबड़ और दाडम के दरमियान इस टनल के आर पार होने के बाद बानिहाल और सिंगलदान के दरमियान 1 दर्जन से ज्यादा रेलवे टनलों को आर पार करके इस सेक्टर में टनलों की खुदाई का काम मुकम्मल किया गया है। आज सुबह करीब 11:15 बजे शुमाली रेलवे के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर SP माही ने जिला रामबन के सुंबड़ और दाडम के दरमियान 10.2 किलोमीटर लंबे मेन रेलवे टनल नंबर 48 में ब्लास्ट करके तकमील की रस्म अंजाम दी है। इस मौके पर शुमाली रेलवे के चीफ इंजीनियर BBS तोमड़ और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शुमाली रेलवे MS खोसला और तामराती कंपनी गिमन इंडिया लिमिटेड के हुकाम मौजूद रहे। SIU ने वादी कश्मीर के पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में छापे मारे हैं। टेरर फंडिंग और मिलिटेंसी से जुड़े दीगर केसेस के मामलों में ये छापेमारी हो रही है। बताया जा रहा है कि जिले के जंडवाल, अरमूला, नेलूरा और बंजू गांव में छापे मारे गए हैं।
जम्मू में पीएचई डेलीवेजर्स और इंतजामिया आपस में भिड़े हुए हैं। इसी बीच जल शक्ति मुलाजमीन की मुसलसल हड़ताल और एहतजाज के नतीजे में कई इलाकों में पानी की सप्लाई बुरी तरह मुतासिर रही। घंटों पानी की सप्लाई बंद होने पर इंतजामिया को मुतबादिल इंतजामात करने पर मजबूर होना पड़ा। जल शक्ति महकमे के ये मुलाजमीन अपने दरीना मुतालबात को लेकर पिछले कई दिनों से हड़ताल पर हैं। बुनियादी तौर पर ये लोग खुद को रेगुलराइज करने का मुतालबा कर रहे हैं। इंतजामिया के साथ कई दौर की बातचीत नाकाम हो जाने के बाद महकमे जल शक्ति के मुलाजमीन ने जम्मू के कंपनी बाग इलाके से पानी की सप्लाई बंद कर दी, जिससे जम्मू के लोगों को पानी के हुसूल के हवाले से मुश्किलें झेलनी पड़ी। इन वर्कर्स के लीडरान ने सूरत हाल के लिए इंतजामिया को मोरद इल्जाम ठहराया। हम लोगों ने पानी की सप्लाई इसलिए बाधित की कि पिछले 22 जून से लगातार शांतिपुर पीसफुल मैन में प्रोटेस्ट प्रोग्राम कर रहे थे। कभी हमने पुल बंद किया, कभी रोडें, कभी सेक्टर का घेराव किया और हम नहीं चाहते थे टकराव, लेकिन सरकार टकराव चाहती थी तो हमने टकराव कर कल 14 घंटे पानी बंद करके बता दिया कि हम उस तरफ भी जा सकते हैं अगर हमारी मांगे जो जायज़ मांगे। एलजी साहब ने कुछ नया करना नहीं है, वो रोके हुए SRO, उन पर जॉइंट रिपोर्ट रोकी गई है, तो उसके अपने हक के लिए तो हमें लड़ना। अगर हम जल शक्ति महकमे के वर्कर्स पीएचई कॉम्प्लेक्स BC रोड जम्मू में वाक़ चीफ इंजीनियर जल शक्ति महकमे के दफ्तर के बाहर बड़ी तादाद में जमा हुए और ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा किया और पेंडिंग इश्यूज को हल न करने पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उधर जम्मू के लोगों का कहना है कि इंतजामिया और मुलाजमीन के बीच लड़ाई की वजह से इन्हें पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पानी 2-3 दिन से नहीं आ रहा सर, बिल्कुल नहीं आ रहा पानी। पानी तो ज़रूरी है। देखिए सर, ये जो पानी की किल्लत आ रही है यार, इसको जो पानी डेली हमें चाहिए ना, ये तो सरकार को देखना चाहिए। ये जो डिमांड है पीएचई वालों की, ये जेन्युइन डिमांड है, इनकी जो माननी चाहिए। चीफ इंजीनियर पीएचई हमेश मनचंदा ने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर से बात करते हुए कहा कि इंतजामिया की तरफ से मुलाजमीन के मसाइल को हल करने की कोशिशें जारी हैं। देखिए, इनसे कल भी बातचीत हुई है। इनकी दो डिमांड्स ये अपनी बताते हैं, जिसमें एक तो रेगुलराइजेशन का इशू है और दूसरा ये कुछ वेजेस जो ये कहते हैं कि इनकी पेंडिंग है, उनका इशू था। तो कल इन्होंने एक प्रोटेस्ट किया था, उसके मद्देनज़र कल फिर एक मीटिंग रात को 9 बजे डिवकम जम्मू ने बुलाई थी। उसमें डीसी जम्मू भी मौजूद थी, मैं भी था, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स भी थे। तो उनसे कहा गया है कि इनको ये अपनी जो डिमांड्स हैं ये पेन डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। तो एक मीटिंग डिवकम जी से इनसे दोबारा फिक्स करवा दूंगा मैं, तो वो एक प्रॉपर तरीके से जो एक वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन में पुट अप करेंगे, जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जिसको वो डिमांड चाह सकती है। पर गवर्नमेंट अपना प्रोसीजर्स लेके कोडल फॉर्मेलिटीज़ क्या है कैसे कंसिडर करेंगे। एहतजाजी मुलाजमीन ने धमकी दी है कि अगर बातचीत का कोई ठोस नतीजा नहीं निकला तो आने वाले दिनों में वो अपने एहतजाज में शिद्दत लाने पर मजबूर हो जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से राजन बेद की रिपोर्ट। शालकोट बडगाम के लोग कई बरसों से इस इंतजार में है कि कब ज्वालापुरा हरदोयल रोड मुकम्मल हो जाएगा और वो आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, मगर मुतल्लिका ठेकेदार और इंतजामिया की लापरवाही से इन लोगों का इंतजार खत्म नहीं हो रहा है। देखिए आबिद हुसैन की खास रिपोर्ट। दावा है बडगाम इंतजामिया का कि हम लोगों की सहूलियत के लिए काम कर रहे हैं, मगर जमीनी सतह पर हकीकत कुछ और है। हम इस वक्त बडगाम से महज 6 किलोमीटर दूर है। ये गांव है जिसका नाम है शालकोट और यहाँ से एक रोड गुजरता है ज्वालापुरा से लेकर हरदोयल तक, मगर यह भी इस वक्त भी कच्चा रोड है। हालांकि 2018 में इस पे तो काम शुरू हुआ था, मगर आज तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। इंसाफ के नारे लगा रही ये खवातीन सरापा एहतजाज है। इनके इलाके की सड़क का काम लंबे वक्त से ही मुकम्मल नहीं हो रहा है। 2018 में प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना के तहत सड़क पर काम शुरू किया गया था, मगर आज 4 बरस गुजर जाने के बाद भी रोड नामुकम्मल है। इसके बरक्स मुताल्लिका ठेकेदार ने पुल बनाने के लिए गड्ढा खोदा है, जिसके बाद लोगों का राब्ता ही खत्म हो गया है। अब इन लोगों को
8 से 9 किलोमीटर की लंबी मुसाफत तय करना पड़ती है। PMG वोनुक दोक PMG त्रयो जमीन अस त्रो जमीन त न जमीनस मुआवज कुन न अस सड़क वनकनस कुन अस प्रॉब्लम गसान बचन छ पेवान सत गसन गोठस पे अस पेवान गसन न पेवान तोमल सार यमा गस गसन अस सतन इंसाफ छ बोड चीज डीसी साहब क्या छ अस सत इंसाफ करन ये छ गलत गसा अस सतन सड़क है ना कुछ है। जब बारिश गिरती है तो हमें जाने के लिए रास्ता भी नहीं होता है, हम कहाँ से जाएंगे। इन लोगों का कहना यही है कि इन्होंने कई मर्तबा इंतजामिया का दरवाजा खटखटाया मगर कोई सुनने वाला नहीं, कोई पुरसाने हाल नहीं। इनका मजीद कहना है कि वादे तो बहुत किए जा रहे हैं मगर कार्रवाई कुछ भी नहीं होती। एक्जन के पास भी गई है, पिछले दिनों मैं खुद चीफ इंजीनियर के पास 2 बार गया, उसने बोला कि हम कर रहे हैं इस पर काम मगर काम कुछ नहीं। देखो कितना ट्रांच यहाँ दिया इन्होंने बनाया, यहाँ बच्चे भी नहीं यहाँ जा सकते, बूढ़े भी यहाँ नहीं से जा सकते। इस पार हमारा स्कूल है, बच्चे नहीं जा पाते हैं अब उस पार, क्योंकि यहाँ पे जो देख रहे हैं आप ये ट्रांच दिया है इन्होंने, ये जूं का तू पड़ा है। न्यूज़ 18 ने जब PMGSY के एक जेई से बात की तो पता चला कि मुतालिका ठेकेदार लापरवाही कर रहा है जिसकी वजह से तमाम काम रुका पड़ा है। वहीं PMGSY के AEE मुबश्शिर रियाज ने फोन पर बात करते हुए कहा कि मुतालिका ठेकेदार से मीटिंग हुई है और बहुत जल्द इस पर काम शुरू हो जाएगा। इसके रिगार्डिंग मीटिंग हुई थी आज एक्जन सर के साथ, ठीक, तो इंशाल्लाह ये होपफुली रिज्यूम हो जाएगा। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्टर का क्या इशू आ रहा है इसमें कुछ अबैटमेंट जो ब्रिज था ना, उसमें कुछ डिजाइन इशू से वो सॉर्ट आउट हो गए अब, तो इसीलिए क्योंकि हाइट बहुत जा रही थी तो उसमें कुछ हम अपने कोड्स भी देखने पड़ते हैं, तो इसीलिए। अच्छा, अब कब तक ये ठीक होगा रोड और लोगों को कब सहूलत फराहम होगी? इंशाल्लाह बिफोर दिस विंटर इंशाल्लाह हम करेंगे एनीथिंग। हम इस पे वार फुटिंग पे इसी पे फोकस किया हुआ है, इसी रोड पे। लोगों से हमने बात की, लोगों ने अपने मुश्किलात का इजहार किया। अब उम्मीद है हमारी इस रिपोर्ट के बाद जो जिला इंतजामिया बडगाम है वो हरकत में आएगी, जो लोगों के मसाइल है, जो लोगों की मांग है वो पूरी होगी। न्यूज़ 18 के लिए शालकोट बडगाम से मैं आबिद हुसैन। बाद आपका खैर मकदम है। गुलाम नबी आज़ाद ने आज टंगडार कुपवाड़ा में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने TRC कुपवाड़ा में भी अवामी वफूद से मुलाकात की। इस मौके पर उनके हमरा एडवोकेट जावेद अहमद मीर भी मौजूद थे। आज़ाद ने कहा कि टारगेट किलिंग्स के हवाले से कश्मीरी अवाम को इसके खिलाफ एहतजाज करना होगा, क्योंकि मिलिटेंट कश्मीरी अवाम के हमदर्द नहीं बल्कि दुश्मन है। वो कश्मीरी अवाम और मुल्क के अवाम के दरमियान नफरत बढ़ाना चाहते हैं। पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत वजीर ममलिकत बराए रेलवे राव साहब पाटिल ने कुलगाम का दौरा किया। उन्होंने अफसरान की जायजा मीटिंग की सदारत की, जबकि मिनी सेक्रेटरीट में कई तामीराती प्रोजेक्टों की संग बुनियाद रखी। उन्होंने मुआवनत वाली स्कीमों के ऑर्डर मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए। वजीर ममलिकत ने कहा कि वज़ीर आज़म के प्रोग्राम के चलते वुज़रा रियासतों का दौरा कर रहे हैं। वो स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं और आखिरी आदमी तक वो मिल रहा है कि नहीं, इसका जायज़ा लेने के लिए हम यहाँ आए थे। आज कलेक्टर साहब के साथ, SP साहब के साथ हमने मीटिंग कराई। यहाँ की एजुकेशन की स्थिति क्या है, यहाँ की किसानों की स्थिति क्या है, यहाँ मनरेगा के जो काम चल रहे हैं नरेगा के उसकी स्थिति क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो काम चल रहे वो कामों का फ़ायदा आखिरी आदमी तक मिल रहा है कि नहीं, इसका हमने देखा। मुझे ऐसा लगता है कुलगाम में बहुत ही अच्छा काम सरकार की तरफ से किया गया। बीजेपी की जानिब से बारामुल्ला में पार्टी कन्वेंशन का एहतमाम किया गया। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कन्वेंशन में शिरकत की। उनका कहना है कि जब तक दहशतगर्दों के हमदर्द और यूटी की तरक्की और खुशहाली के खिलाफ है तब तक टारगेट किलिंग के इम्कानात मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि इन कुव्वतों को सख्ती से निपटा जाएगा ताकि टारगेट किलिंग को रोका जा सके। कौल ने मासूमों की हलाकतों को इंतहाई अफसोसनाक करार देते हुए कहा कि कोई भी मजहब इस कस्म की बर्बरियत की हिमायत नहीं करता। उन्होंने हुकूमत पर जोर दिया कि वो इन ताकतों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे जो इन वहशियाना कत्ल की जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से इंतखाबी अमल की तकमील के बाद वो सिर्फ यूटी में इंतखाबात का अमल ऐलान करने के मजाज है। कन्वेंशन में बारामुल्ला और कुपवाड़ा के पार्टी कायदीन और सीनियर कारकुनों ने शिरकत की।
ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि भाई इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग अभी यहाँ हैं, और ये तभी ख़त्म हो जाएगी जब इस प्रकार की मानसिकता के लोग कश्मीर में ख़त्म हो जाएंगे, और जब वो ख़त्म हो जाएंगे तभी ये टारगेट किलिंग्स पूरी हो जाएगी। पीछे कश्मीरी पंडित को मारा, कल 2 बिहार के या उत्तर प्रदेश के वो 2 लोग हैं उनको उन्होंने मारा है, और सोए हुए थे। सोए हुए को मारना, पता नहीं कौन सा धर्म कौन सा मज़हब उनको ये कहता है करने के लिए। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, और सरकार से भी ये कहते हैं कि इसकी कोई व्यवस्था वो करे। सिविलियन किलिंग, मैंने कहा ना कि कुछ इस प्रकार के लोग अभी यहाँ बैठे हैं कश्मीर में, जिनके मन में अभी टेररिज्म का अंदर मन में है, और वो इस प्रकार का एक उन्माद फैलाना चाहते हैं। वो इस प्रकार से किलिंग करते हैं ताकि यहाँ की डेवलपमेंट रुके, यहाँ के विकास के काम रुके, और उस प्रकार का ये कर रहे हैं। सरकार भी सख्त है, सरकार को और सख्त होना चाहिए, ऐसा हमारा। जिला गांदरबल में पार्टी के ज़ेर एहतमाम अवामी राब्ता प्रोग्राम का इनकाद किया गया। गुलाम नबी आज़ाद की क़यादत में नई तश्कील शुदा पार्टी डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी की तरफ से जोनल और ज़िलाई कमेटियों की तश्कील का अमल शुरू किया गया है। इस मौके पर सीनियर रहनुमाओं पर मुश्तमिल पैनल में कैसर अब्दुल गनी खान, बशीर आरिफ और जाहिद जान शामिल थे। कायदीन ने इस मौके पर खिताब करते हुए अवाम बिलखसूस नौजवानों से अपील की कि वो गुलाम नबी आज़ाद के मिशन और एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पार्टी का साथ दें, जिसमें रियासत की बहाली, मुलाजमतों की हिफाजत और ज़मीन के हकूक़ शामिल है। पार्टी के चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद ने जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात से कबल पार्टी की जोनल और ज़िलाई कमेटियों की तश्कील के लिए तजावीज़ पेश करने के लिए मुख्तलिफ पैनल तश्कील दिए हैं। सीनियर लीडर और पैनल के एक रुकन कैसर का कहना है कि गांदरबल के नौजवान साबिक़ा सियासतदानों की गलत पॉलिसियों की वजह से मायूस हैं। उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आज़ाद नौजवानों और ख़वातीन की पार्टी से वाबस्तगी चाहते हैं। जो पढ़ा लिखा है, ख़ासकर जो इंसान किसी शोबे में अच्छे किसी जगह पे फाइज हैं, उनको नौजवानों को सामने लेना चाहिए, नौजवानों को अवेयरनेस करनी चाहिए सियासत की। और सियासत का ये जो मजमा है, इसको हम आइंदा इंशाल्लाह आने वाले कल में और बेहतर बना सकते हैं। जब से गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो यहाँ पे शुरुआत की है, सियासी पहल की है, इसने बाज़ाब्ता तौर पे एक प्लेटफॉर्म दिया जवान को आगे आने का। इसने ये क्लियरली कहा कि हम जो चाहते हैं 50%, 80% जो है हम नौजवान चाहते हैं और नए लोग चाहते हैं। और उसमें जो है, उसमें औरतों के लिए वुमेन रिजर्वेशन भी है कि हमने 20% महिलाओं को इनमें लाना है। ये बहुत ही अच्छा जो है इक़दाम है हमारी पार्टी के। सोनमर्ग में शुदकारी गांव के मकीन मुश्किल में है। जेड मोड़ टनल की तामीर के दौरान किए जाने वाले धमाकों से उनकी मकानात तबाह हो चुके हैं, इसीलिए वो नुकसानात का मुआवजा हासिल करने के लिए दर दर भटक रहे हैं। यहाँ सयाहती मकाम सोनमर्ग के लिए बनाई जा रही सुरंग गगनगीर इलाके से शुरू होकर इस शुदकारी गांव के करीब खुलेगी। सुरंग बनाने का काम अगरचे तकरीबन पूरा हो चुका है, लेकिन तामीराती सरगर्मियों के दौरान ब्लास्टिंग के बायस शिटकारी गांव में रिहायशी मकानात दरारें पड़ गई हैं। मुआवजे से मुतालिक फाइनल 4 साल कबल फाइलें मुतल्लिका हुकाम को सौंप दी थी। कंस्ट्रक्शन कंपनी को भी फाइल दी गई थी, लेकिन लोगों के मुताबिक तमाम मुतल्लिकीन ने मुआयना करने के बाद भी मुआवजे की मंजूरी नहीं दी। लोगों ने नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की। इस दौरान डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने मसले के हल का यकीन दिलाया। मकान पूरा ख़त्म है सर, क्योंकि हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है कि हम उसको दोबारा बना सकें। अब थोड़ा बहुत हमने रिपेयरिंग की है सर, लेकिन वो वैसा ही है था सर, क्योंकि 4 साल से वही एक सफ़र कर रहे हैं कि हमें कोई कंपनसेशन इसका नहीं मिला। और आपने खुद भी देखा यहाँ पे टनल वाले काम कर रहे हैं, हमने कभी भी उनके काम के बीच में कोई रुकावट नहीं डाली, क्योंकि ये टनल हमारे फ़ायदे के लिए है, लेकिन हमें कम से कम इसका कंपनसेशन मिलना चाहिए। अच्छा लोकट बच्चे गो कोत वो थोड़ा बहुत तमीर कोर्मुत, मगर हेकान ये ब्रोट पकित अत कहें, ये पे वो शीन कोत गो पे ब्लास्टिंग कर मकान वो जबरदस्त नुकसान क्रिक मकान फाइल गांदरबल फिट कर सर्विस तक फाइल गांदरबल त्रोम DC ऑफिस तथ नसा DC साहबस अपील करान सान फाइल करें कह दिन अमुक मुआवजा जोड़ सड़क मजबाग नज मज फसे नमो टनल वालों तो कोर नुकसान, मगर फाइल गांदरबल तथ फाइल तुम कह सनान तमुक मुआवजा तो दुत शुदकरी गाँव है जो अफेक्टेड है ब्लास्ट की वजह से उनका कंपनसेशन रह गया था, तो आपके बारे में कहा कि ये हेल्प का लॉट
बट वहाँ पे कोई डिपार्टमेंट वो ऑब्स्टिकल ला रहा है कंपनसेशन में, तो उसके लिए बताइए। ये आपकी वजह से मेरे को ये वाली बात अभी पता चली है, इसको मैं एक बार दिखवा लूँगा और इसमें जो भी उचित कार्रवाई होगी उसको समय पर की जाएगी। सेक्रेटरी सयाहत सरमद हफीज ने जन अभियान के हवाले से SKICC में एक मीटिंग की सदारत की। मीटिंग में कश्मीर के सयाहती शोबे के अफसरान, ऑनलाइन टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के CEOs, डायरेक्टर SKICC, MDJK TDC और डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर ने शिरकत की। सेक्रेटरी ने जम्मू कश्मीर की UT में 75 नए ऑफ बीट सयाहती मकामात की निशानदेही करने के अफसरान को हिदायत दी है। अफसरान को सयाहत के लिए मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने और तरक्की देने के लिए दीगर लाइन महकमों के साथ मिलकर मैदान में खसूसी तैयारी रखने की भी हिदायत दी है। उन्होंने ओहदेदारों पर जोर दिया कि वो मकामी वसाइल और PRI के नौजवानों और सिविल सोसाइटी को भी इस अभियान में शामिल करें ताकि मखसूस इलाकों के मालूमात पर मबनी नक्शा साजी हासिल की जा सके। अवाम पर मबनी हुकूमती पॉलिसियाँ और प्रोग्राम जो बिलाखिर निचली सतह पर रोजगार के मौके और नौजवानों की शमूलियत के मौके पैदा करने में कारगर साबित होंगे। साहित्य अकेडमी नई दिल्ली के एहतमाम से आज हायर सेकेंडरी स्कूल दिलना बारामुल्ला में वादी के मारूफ अदीब, दानिश्वर, नक़ाद, शायर और माहिर तालीम निशात अंसारी की शख्सियत और अदबी कारनामों के हवाले से लिटरेरी फोरम और थ्रू माई विंडो उन्वान से 2 प्रोग्राम मुनक़िद किए गए। तकरीब की सदारत प्रोफेसर मोहम्मद ज़मान आज़ुर्दा ने की, जबकि साहित्य अकेडमी के कश्मीरी बोर्ड के कन्वीनर गुलाम नबी आतिश, वाइस प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल दिलना फारूक अहमद शाला भी ऐवान सदारत में मौजूद थे। तकरीब पर दायरा अदब दिलना के सदर शाहिद दिलनवी ने निशात अंसारी के अदबी कारनामों पर मुफस्सिल मकाला पेश किया, जबकि ज़मीर अंसारी, शेर अली मशगूल और अली मोहम्मद हसरत ने निशात अंसारी की याद में गज़लें पेश की। तकरीब में हायर सेकेंडरी स्कूल स्टाफ और स्कूली तलबा और तालिबात की कसीर तादाद मौजूद थी। तकरीब की नज़ामत के फ़राइज़ साहित्य अकेडमी के मेंबर डॉक्टर गुलजार अहमद ने अंजाम दिए, जबकि साहित्य अकेडमी कश्मीरी बोर्ड के कन्वीनर शबनम तिलगामी ने शुक्रिया की तहरीक पेश की। क्रिकेट में अपनी गैर मामूली सलाहियतों से सोशल मीडिया पर छा जाने वाली मासूमा को तोहफा मिला है। करगिल के डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने करगिल में काकसर के रहने वाली इस कमसिन को क्रिकेट किट फराहम कर दी है, जिस पर उसने लद्दाख इंतजामिया के साथ इजहार तशक्कुर किया। अपने बल्लेबाजी के हुनर दिखाकर उस सरकारी स्कूल की लड़की ने सबको दंग कर दिया है। सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो देखने वालों की तादाद बढ़ती ही जा रही है। मेरा नाम मासूमा बानू है। क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है। जब मैं छोटी थी पापा खेलते थे, उनको देख के मुझे एक शौक पैदा हो गया, तब से मैं खेलती आई हूँ। और हमारे टीचर्स सपोर्ट टीचर्स वो सिखाते हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया और शेयर किया। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, हमने अपना कीमती वक्त निकाल के यहाँ पर आए। दूसरी बात, हमारे हैंड मास्टर टीचर्स, उन सब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने हमें खेलने का मौका दिया। और हमें हमारे टीचर्स, हमारे हैंड मास्टर खेलने देते हैं। और हमारे सपोर्ट टीचर्स वो खिलाते हैं। मेरा फेवरेट प्लेयर विराट कोहली है। मेरे साथ बहुत सारी लड़कियां खेलती हैं, उनको भी शौक है क्रिकेट खेलने का। क्रिकेट के अलावा हम बाकी बहुत सारे गेम खेल लेते हैं। जिनको अभी मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, कोई लड़कियां ऐसे हैं जिनको खो-खो में अच्छा खेलती हैं, कोई वॉलीबॉल में, कोई तो खो-खो में। नहीं तो हर गेम में उनको पार्टिसिपेट लेना चाहिए। जैसे कि अभी मैं तो बैट बॉल में अच्छी हूँ, ताकि वो भी सोचेंगे हम बैट और बॉल लेके निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। खुद का एक कैरेक्टर होता है, उन्हें अपना कैरेक्टर ही करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि एक लड़की तो सिलेक्ट वो वायरल हो गई है तो मैं बैट और बॉल निकल के ले जाऊँ, ऐसे नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रगुजार हूँ यूथ एंड सपोर्ट का
सर्विस का कि उन्होंने मुझे किट दिया। मैं इस किट का अच्छे से इस्तेमाल करूँगी। मकदम है जिस्मानी माजूर अफराद को समाज में लोगों के जिस रवैये का सामना करना पड़ता है उस तकलीफ का अंदाज़ा आम इंसान नहीं लगा सकते। माजूरी को अपनी काबिलियत और सलाहियत में बदलना कोई मामूली बात नहीं है। आज हम कश्मीर की ऐसी ही 2 लड़कियों से आपकी मुलाकात कराएंगे जिन्होंने मेहनत, लगन और काबिलियत से अपनी ज़िंदगी में माजूरी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे दी है और भारत की व्हील चेयर बास्केटबॉल टीम में जगह बना ली है। नौजवान लड़कियां इशरत और इंशा अपनी रोजमर्रा जिंदगी में व्हील चेयर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनसे मिलने के बाद इस बात का बखूबी अंदाजा हो जाता है कि उनकी सोच, मजबूत इरादे और बुलंद हौसले किसी सहारे के मोहताज नहीं। इंशा बशीर और इशरत अख्तर को अगले माह बास्केटबॉल खेलों के बैनुल-अक़वामी मुकाबले के लिए मुंतखब किया गया है और वो मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी। दोनों ही पहली ऐसी लड़कियां हैं जो व्हील चेयर बास्केटबॉल बैनुल-अक़वामी टीम में जगह बनाने में कामयाब हुई हैं। इंशा बीरवा बडगाम की रहने वाली हैं, जबकि इशरत बारामुल्ला की। दोनों ने अपनी जिस्मानी कमजोरी के बावजूद खेल के मैदान में पेशकदमी करके दिखाई। तमाम रुकावटों को दूर करके सिर्फ आगे बढ़ने के ख्वाब देख रही हैं। मैं बीरवा बडगाम से हूँ। कब से खेल रहे हैं आप? 2017 से खेल रही हूँ। तो अभी आपकी सिलेक्शन भी हुई है? जी हाँ। की एक्साइटमेंट है, कब सिलेक्ट हुई आप? अभी कल हमारा लिस्ट आ गया है। ओब्वियसली बहुत हार्ड वर्क किया है इस चीज़ के लिए कि सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन था। सारे स्टेट्स से लड़कियां आई थी, तो इस साल हम होस्ट कर रहे थे इस सिलेक्शन कैंप को, तो बहुत सारों की एक्सपेक्टेशंस थी कि क्या कश्मीरी गर्ल्स सिलेक्ट हो पाएगी कि नहीं। जब मैंने 2017 में स्टार्ट किया था, दैट टाइम पे कोई लड़की थी ही नहीं। मैं बॉयज़ के साथ प्रैक्टिस करती थी, देन अदर स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती थी, एंड देन जब मैं अमेरिका के लिए सिलेक्ट हो गई थी, उसके बाद से मैंने अपना जो है टीम, जिसमें अभी आप यहाँ पे शाहीन को भी देख रहे हो, इशरत भी आ गई उसके बाद से, तो ये अभी देखो और कितनी लड़कियाँ इनकरेज हो रही है हमें, जब देखते हैं हमें मीडिया पे या फिर अच्छा करते हुए। और कंट्री को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत टफ ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। और पहले मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल था एक्सेप्ट करना व्हील चेयर। तो कभी व्हील चेयर मैंने देखा भी नहीं था ज़िंदगी में। तो फिर जब मुझे व्हील चेयर मिला, व्हील चेयर से ही मुझे नाम मिला, मुझे इतनी सारी इज़्ज़त मिली। और जब मैं जहाँ पे मैं पेशेंट थी, वहीं से मैंने कुछ लोगों को देखा था बास्केटबॉल खेलते हुए, उनके ज़रिए फिर मैंने कैंप एक ज्वाइन किया था व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया का। तो उसके बाद फिर मेरा शौक़ बढ़ा और उसके बाद मैंने 2 नेशनल खेले, फिर मैंने इंटरनेशनल खेला। बारामूला में कहीं भी बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है, तो मुझे बारामूला में आर्मी की तरफ से कोर्ट प्रोवाइड किया गया, जो है डिवीज़न डिगर के बास्केटबॉल कोर्ट में मैं प्रैक्टिस करती थी। उन्होंने मुझे कोच भी वहीं से प्रोवाइड किया था और 52 RR के ज़रिए मुझे ट्रांसपोर्ट मिला। उनका मैं मतलब शुक्रिया अदा दिल से करना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरी हेल्प की यहाँ पे पहुँचने में। हाल ही में जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल ने इंडियन व्हील चेयर बास्केटबॉल टीम के लिए एक सिलेक्शन कम तरबेती कैंप का इनेकाद किया था, जिसमें इन्हें व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया और वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी का ताउन हासिल रहा। इस दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से मुंतखब की गई तकरीबन 16 लड़कियां इस कैंप का हिस्सा थीं और सिलेक्शन ट्रायल्स के बाद 12 खिलाड़ियों की टीम को बैनुल-अक़वामी सतह पर मुल्क की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया गया। मुंतखब टीम में कश्मीर की 2 लड़कियां इंशा बशीर और इशरत अख्तर शामिल हैं। टीम अब अगले माह के 5 से 11 तारीख को जेपी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रेटर नोएडा में मुनक्किद होने वाले पहले इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी। व्हील चेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के कोच ने नेशनल टीम में इंशा और इशरत के सिलेक्शन को सबसे बड़ी कामयाबी करार देते हुए कहा कि उनकी वजह से मजीद ऐसी लड़कियों को हौसला मिलेगा जो अपनी किसी कमजोरी से हिम्मत हार चुकी हैं। हम अभी कैंप कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के 2 प्लेयर हैं, इशरत अख्तर और इंशा बशीर, वो सिलेक्ट हो गए फाइनल 12 में। इससे पहले हमारे पास 16 प्लेयर थे, उसमें 4 प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुए और 12 प्लेयर सिलेक्ट हुए हैं।
और इंशा बशीर और इशरत अख्तर जम्मू कश्मीर से हैं। और अभी हम जाएंगे इंटरनेशनल मैच खेलने के लिए। ICRC इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इन लोग मैचेस स्पॉन्सर किए हुए हैं दिल्ली में 7 से 11 तक, और टीम्स बाहर से आएंगे, कंबोडिया, नेपाल, विमेंस सेक्शन। फिलहाल इंशा और इशरत समेत मुंतखब बास्केटबॉल टीम इन दिनों इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम शादीपुरा सुंबल में मौजूद है और वो मशहूर बास्केटबॉल कोच लुइस जॉर्ज के ज़ेरे साया तरबियत हासिल कर रही हैं। न्यूज़ 18 के लिए बांदीपुरा से साजिद रसूल की रिपोर्ट। गुज़िश्ता 3 सालों में जम्मू कश्मीर में फिल्मों से जुड़े लोगों की उमंगों में इजाफा हुआ है। एक बड़ा समाजी और इक़्तिसादी इनकलाब आ चुका है जो जम्मू कश्मीर के लोगों बिलखसूस बेरोज़गार फनकारों की उम्मीदों, ख्वाबों, एतमाद और उमंगों की नई सुबह का आगाज़ है। फिल्मों, गानों और वेब सीरीज़ की शूटिंग से कश्मीरी फनकारों के लिए रोज़गार के नए नए मौक़े पैदा हो चुके हैं। आप देखिए फ़ज़ा ज़ैनब की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त आदाब। कश्मीर की खूबसूरती को फिल्मी पर्दे पर पेश करने की दौड़ शायद कभी ख़त्म ना हो, क्योंकि यहाँ के नज़ारे शूटिंग के लिए बेहतरीन बैकग्राउंड फराहम करते हैं। कई हिट फिल्मों की शूटिंग कश्मीर में ही हुई है। ताहम चंद सालों में फिल्म बनाने वाले यूनिट्स की कश्मीर आमद में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने वाले कश्मीरी फनकार इस बात के मोतरिफ हैं कि उनकी खुसूसियात और सलाहियतों की वजह से कश्मीरियों को इंडस्ट्री में तरजीह दी जाती है। Plenty of Kashmiri people, Kashmiri actors who are doing so well in industry, and I feel happy also at the same time because I think we have got so much of talent. बस वो एक प्लेटफॉर्म पता था, लोग हिचकिचाते थे जाने से पहले, है ना। पीपल लव इट कि आप कश्मीर से हैं। मैं कहीं भी जाती हूँ, आई गिव माई इंट्रोडक्शन, आई एम अ कश्मीरी, दे फील वेरी हैप्पी एंड आई थिंक वी ऑलवेज गेट अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम पीपल। इट्स जस्ट दैट हमारे यहाँ के लोग ही अप्रिशिएट नहीं करते उस चीज़ को। अगर आप यहाँ से बाहर निकलोगे, पीपल लव टू सी यू, पीपल लव वॉचिंग यू, पीपल वॉन्ट यू टू वर्क इन देयर फिल्म। आप कितनी बॉम्बे की देखो, जितनी भी कास्टिंग होती है, देयर आर सो मेनी कास्टिंग एजेंसीज हु ऑलवेज मेंशन कि वी नीड अ कश्मीरी एक्टर 32 to 33 ईयर्स, कश्मीरी फीमेल एक्टर ऐसे कितने वो कश्मीरी डिमांड करते हैं। वाई? बिकॉज we people are blessed with looks, I would say. We people are blessed with so many different things which make us different from people outside our city. काफ़ी वेब सीरीज़, फिल्में वगैरह की हैं अभी इन 5-6 साल में। एक अच्छी बात है कि ये लोग अगर आते रहे तो बेसिकली यहाँ के आर्टिस्ट जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं इसी वजह से कि काम नहीं है उनके पास। और जब एक यूनिट आता है या किसी एक्टर का सिलेक्शन हो जाता है, इसमें बाज़ाब्ता तौर पर ऑडिशन वगैरह होता है, काफ़ी अपना एक सिस्टम रहता है। जब हम सुनते हैं कि हमें काम करना है तो हमें खुशी होती है कि और वो लोग कश्मीर आ रहे हैं, कश्मीर में शूट है। मैं रिसेंटली भी बम्बई गया शूट के लिए, इतना मज़ा मुझे वहाँ नहीं आया जितना मैं यहाँ एंजॉय कर रहा हूँ। कश्मीर तो कश्मीर है, यहाँ की खूबसूरती माशाल्लाह। और फिर बाहर के और यहाँ के आर्टिस्ट जब आपस में मिलते हैं, बातचीत करते हैं, बड़ा मज़ा आता है। हमें पता चलता है वो कितना एक्सपीरियंस है, उनको पता चलता है। वादी के फनकार बढ़ती हुई बेरोजगारी और कम होते प्लेटफॉर्म्स की वजह से मुश्किलात का शिकार हैं। कश्मीर के फनकार वादी में भी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरक्की से काफ़ी खुश हैं। गुज़श्ता कुछ सालों से लगातार मूवी, सॉन्ग्स और वेब सीरीज़ कश्मीर में शूट हो रही है, जिससे कि यहाँ के अदाकारों को मुल्क के नामवर अदाकारों के साथ काम करने का मौका भी मिलता है और रोज़गार भी मिलता है। इसके अलावा टूरिज्म से वाबस्ता लोग जैसे शिकारे वाले, ट्रैवल एजेंट्स, होटल ओनर्स, हाउस बोट ओनर्स, इनको भी रोज़गार मिलता है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा मूवीज़, वेब सीरीज़ और सॉन्ग्स यहाँ शूट हो, जिससे कि यहाँ के आर्टिस्ट्स को काम करने का मौका भी मिलेगा और यहाँ के लोगों के रोज़गार में भी इजाफा होगा। न्यूज़ 18 कश्मीर के लिए फिरोज़